मित्रों नमस्कार। मैं कई दिन से एक वीडियो संदेश आपको देना चाह रहा था। जैसा आप मेरे मित्र फेसबुक या सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे मुझे देखते हैं और मैं लगभग राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कई विषयों पर लिखता रहता हूँ और आप सब लोग पसंद करते हैं, उस पर अपनी टिप्पणी करते हैं, जिससे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दोस्तों, आज विषय मेरा है चीनी वस्तुओं के बहिष्कार को लेके। तो कुछ चीज़ें मेरे मन में कई दिन से उमड़ रही थी और जिनको मैं व्यक्त करना चाहता था। पहले से मैं पोस्ट लिखूं, पोस्ट थोड़ा लंबी हो जाती, पढ़ने में लोगों को दिक्कत होती है, मुझे लिखने में भी बहुत, मैं क्योंकि मैं बहुत अच्छी प्रिंटिंग नहीं कर पाता, टाइपिंग, तो इसलिए दिक्कत होती है। अभी पिछले काफ़ी लंबे अरसे से चीन की वस्तुओं के, चीन में बनी चीज़ों के बहिष्कार को लेके हमारे देश में तमाम संगठन आह्वान करते रहते हैं। उसके बावजूद भी लगातार जो है चीनी वस्तुओं का आयात भारत में बढ़ता ही जा रहा है। मोटा मोटा आप अगर समझें तो लगभग 90 लाख करोड़ के आसपास, बिलियन डॉलर के आसपास जो है वो हम आयात करते हैं चीन से। और मेरा ख्याल है लगभग 15 बिलियन डॉलर के आसपास हम चीन को निर्यात करते हैं। तो एक बहुत बड़ा जो है वो हमारा घाटा है। मुख्य विषय पे हम आते हैं कि चीन की वस्तुओं का बहिष्कार क्यों किया जाए। और ये बहिष्कार कोई पहली बार नहीं आया है, कई देशों में हुआ, दुनिया में हुआ है। यूरोपीय देशों में भारत के कपड़े के निर्यात को रोकने के लिए तमाम तरह के बहिष्कार और दंडात्मक चीज़ें की गई थी, जिस कारण भारत के कपड़ा जो रेशम था वो, उसका निर्यात भारत से रुक गया था। ऐसी आज़ादी की लड़ाई में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत सी चीज़ों का, अंग्रेज़ी चीज़ों का बहिष्कार किया, उसकी होली जलाई, नमक बनाकर उसका कानून तोड़ा। एक हमारे आज़ादी की लड़ाई में ये सब चीज़ें बहुत ही प्रमुख रही हैं। तो चीनी वस्तुओं का बहिष्कार हम क्यों कर रहे हैं और कैसे करना है, दो विषय को लेके हम चलेंगे। तो पहले हम क्यों कर रहे हैं। सामान्यतः देखा गया है कि जैसे ही कोई कहीं से संदेश आता है या माहौल बनता है कि हमें चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, वैसे ही तमाम तरह के लोग उसका मजाक उड़ाने लगेंगे, व्यंग करने लगेंगे और उसको इस तरह से कर देंगे जैसे ये कोई गंभीर विषय भी नहीं है। और कुल मिला के जो बहिष्कार की बात करते हैं, लोग बहिष्कार कर भी नहीं पाते। बहिष्कार कोई ऐसा राष्ट्रवादी विषय नहीं है कि आप उसको राष्ट्रवादी व्यवस्था से जोड़ के देखें या दक्षिणपंथियों से जोड़ के देखें। ये शुद्ध रूप से एक व्यावसायिक मुद्दा है और भारत के विकास से जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे चीन ने भारत में त्योहारों, पर्वों, यानी कि घर के किचन से लेके बड़े बड़े उद्योगों तक अपनी चीज़ों को पहुंचा दिया है। तो बहुत ही अध्ययन करके और समझ के भारत की आवश्यकताओं को हमारे यहाँ वो बहुत बड़ा जो है निर्यात कराने की, भारत बहुत बड़ा आयातक बन गया चीनी वस्तुओं का। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। क्या होता है कि इसके कारण हमारे, जब चीन से हम आयात करेंगे, क्योंकि चीन के सामान बहुत सस्ते हैं, बहुत सस्ते हैं। चीन में वामपंथ है, वहाँ कोई श्रम कानून नहीं है, वहाँ कोई पर्यावरण नहीं है, न कोई मानवाधिकार हैं, जिसके कारण जो है वो चीन में चीज़ें जो है सस्ती बन जाती हैं और उसका वो लाभ उठाता है। क्योंकि भारत में गरीबी भी है और लोगों की इनकम भी कम है, तो इसलिए उस चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं और बड़े बड़े जगह पे भी हम चीज़ों को खरीदते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि हम इसके व्यावसायिक कारण पे। तो व्यावसायिक कारण को अगर हम देखते हैं, अगर हम आयात कर रहे हैं वस्तुओं का, लगातार बढ़ता जा रहा है हमारे यहाँ, चाहे खिलौने हों, चाहे इलेक्ट्रिक सामान हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे डेयरी प्रोडक्ट हों, तमाम तरह की। डेयरी प्रोडक्ट पे तो खैर रोक लगाई है भारत सरकार ने। तो जब हम आयात करेंगे तो हमारे यहाँ के उद्योग बंद होंगे।
जब उद्योग बंद होंगे तो रोज़गार बंद होगा, जब रोज़गार बंद होगा तो लोगों की इनकम बंद हो जाएगी। लोगों के पास इनकम नहीं होगी, पैसे नहीं होंगे, तो वो भारत में पैसा खर्च कहाँ करेंगे? जब पैसा खर्च नहीं करेंगे तो भारत का विकास कैसे होगा? अगर भारत में उद्योग लगेंगे, हम अपनी चीज़ों को खरीदेंगे, अपना कंजम्पशन करेंगे, तो हमारे उद्योग बढ़ेंगे, उसमें लोगों की नौकरियां लगेंगी, रोज़गार लोगों के पैदा होंगे, और उस रोज़गार से लोग जो कमाएंगे पैसा, उससे हमारी चीज़ों की हमारी उनकी मांग बढ़ेगी। जैसे प्राथमिक रूप से हम क्या करते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी अगर हमारी अच्छी इनकम है तो हम अच्छे से खाना खाएंगे और तमाम चीज़ों को हम उसमें अपने वृद्धि करते जाएंगे। खाने के लिए हमें किसान की चीज़ें, हमारी जब डिमांड बढ़ेगी तो उसकी अच्छी कीमत मिलेगी। कपड़े के लिए हम जब कपड़ा पहनेंगे तो कपड़े के लिए हमारे उद्योग लगेंगे, कपड़े से संबंधित। कपड़े में कई तरह के लोगों को रोज़गार पैदा होंगे। ऐसी मकान है, जब हम मकान, रोटी कपड़ा और जब हमारी इनकम है तो हम मकान बनाना चाहेंगे। एक मकान बनने में सैकड़ों टाइप की, कई सौ वस्तुएं हमारी लगती हैं, उनकी डिमांड बढ़ेगी तो उनकी फैक्ट्रियां लगेंगी, उनकी फैक्ट्रियां लगेंगी या उनमें लोगों को रोज़गार मिलेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी। तो कुल मिला के हम अगर अपनी चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो हमारे यहाँ खपत ज़्यादा होगी उसकी, और खपत ज़्यादा होगी यानी डिमांड ज़्यादा होगी, तो हमारा उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा लोगों को तो लोगों का पैसा ज़्यादा आएगा नौकरियों से, तो वो लोगों की खरीदारी ज़्यादा करेंगे। अब ये सारी प्रक्रिया में भारत को, सरकार को टैक्स भी खूब मिलेगा। जब टैक्स खूब मिलेगा तो हमारे स्कूल, हमारे अस्पताल, हमारी सड़कें, हमारे पुल, हमारी सेना, हमारी संचार व्यवस्था ये भी मजबूत होगी, ये भी सुविधाजनक होगी। जब ये सुविधाजनक होगी तो हमारा जीवन जो है वो काफ़ी सुविधाओं से भरा रहेगा। तो मुख्य कारण हमारा चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का आर्थिक है। दूसरा कारण भी है, चीन जो है वो कभी भी भारत के साथ सहयोग नहीं किया, भारत के साथ, या भारत का शुभचिंतक देश नहीं है। उदाहरण के लिए आप देखिए 1962 में किस तरह हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने मित्रता का हाथ बढ़ाया। उन्होंने कहा चीनी और हिंदी चीनी भाई भाई की बात को कह के और एक चीन की नीति को उन्होंने उनके तिब्बत को भी मान्यता दी, ताइवान को भी मान्यता दी। उसके बावजूद भी 62 में आक्रमण किया चीन ने और भारत की बहुत बड़ी भूमि पे कब्जा कर लिया और दगाबाजी करके धोखा। नेहरू जी विश्वास में रहे और विश्वास कारण उनको दगाबाजी कारण बहुत सी ज़मीनें खोनी पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे हम पाकिस्तान को जब घेरते हैं आतंकवादियों को लेके और विषयों को लेके, तो भी वो हमारे साथ जो है वो वहाँ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे हमारा विरोध करता है, पाकिस्तान को तमाम तरह के संरक्षण देता है। व्यापारिक नीतियों में भी उसकी पॉलिसी ऐसी है कि वो भारत को हर स्तर पर नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो दो हमने विषय बताए हमारे आर्थिक, जो आपको समझ में आ गए होंगे कि अगर हम चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे तो हमारे अपने उद्योग धंधे फलेंगे फूलेंगे, उनमें रोज़गार पैदा होगा, रोज़गार पैदा होगा तो हमारी लोगों की सुविधा बढ़ेगी, लोग रोटी कपड़ा मकान से मूल से होते हुए तमाम चीज़ों की खरीदारी करेंगे और जिससे कि उद्योग धंधे बढ़े और रोज़गार बढ़ा। रोज़गार उद्योग धंधे बढ़ने से कृषि भी पनपी उसके साथ साथ आवश्यकता के अनुसार, और भारत सरकार को अच्छा खासा एक टैक्स मिलेगा, राजस्व मिलेगा, जिससे हमारे अच्छी स्वास्थ्य हो गई, अच्छा शिक्षा होगी, अच्छा परिवहन होगा, अच्छा संचार होगा और मजबूत सेना होगी हमारी। जब सेना मजबूत होती है तो जिस तरह चीन आज हमसे अकड़ दिखाता है उस तरह हम भी उससे सामने से बराबरी की बात कर सकते हैं। तो विषय दोनों हैं। अब हम आते हैं कि ये बहिष्कार कैसे करें। बहिष्कार, जैसे ही बहिष्कार की बातें आती है लोग हास्य व्यंग करना शुरू करते हैं। आ गए भाई, चीन की झालर बंद कर दो, होली की पिचकारी बंद कर दो, और अरे भाई क्या क्या बंद करोगे, जिससे मैसेज कर रहे हो, जिससे वीडियो अपलोड कर रहे हो, ये भी तो चीन का ही बना होगा, और जो ऐप यूज कर रहे हो ये सब तो चीन के बना होगा। एक सवाल तो ये उछालते हैं, मतलब व्यंग में उड़ाना, मजाक। अब उनको उससे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता उन्हें ही पता होगा।
जबकि अपने देश के विकास के लिए अपनी चीज़ों का प्रयोग करना, अपनी वस्तुओं का प्रयोग करना, थोड़ी सी महंगी भी हों और तो हम कर सकते हैं। महंगी इन सेंस कि जो गरीब हैं, जिनकी आय नहीं है, हम वो नहीं कह रहे हैं कि वो भी खरीदें, वो 100% तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। तो क्यों इस चीज़ को ऐसा हल्के में लेते हैं, क्यों इस विषय को हल्का बनाते हैं, ये वही लोग बता सकते हैं। दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि भाई इसको सरकार को रोकना चाहिए, सरकार क्यों नहीं इन चीज़ों को रोकती, हम कैसे रोकें। तो वो शायद नासमझी उनकी है या जानबूझ के करते हैं। सरकार अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे नियम और शर्तें हैं व्यापार की, उसके मद्देनज़र हम चाह कर भी किसी देश के साथ अपने व्यापार को नहीं रोक सकते हैं। चाहे उससे हमारे सैनिक मतभेद हों, सीमा के मतभेद हों या कोई क्षेत्रीय मतभेद हो, कुछ भी मतभेद हो, हम व्यापार को एकदम से नहीं रोक सकते हैं। हम थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं रोकने का, लेकिन हम एकदम से अपने किसी के साथ व्यापार को हम नहीं रोक सकते। जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी तमाम शर्तें हैं। जो लोग इसको जानते हैं वो तो ठीक है, जो लोग नहीं जानते, लेकिन मैंने देखा कि जो लोग जानते हैं WTO को, वो लोग भी इसको कहते हैं कि भाई सरकार क्यों नहीं रोकती। तो सरकार इसको नहीं रोक सकती, रोक कौन सकते हैं, हम। अब ये चीज़ है कि क्या हम चीन के सामान के बिना रह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि देखो, चीन की बनी वस्तुओं को जितना संभव हो उतना रोकिए। ये नहीं कहा जा रहा है कि जो चीज़ें जिनका विकल्प ना हो उनको भी रोक दीजिए। आप आज 1 रोकेंगे, कल 2 रोकेंगे, परसों 3 रोकेंगे, यानी 10%, 20%, 30%, 40%। भारत के 10% लोग बायकॉट करेंगे, 20% लोग बायकॉट करेंगे, कल को 50% लोग बायकॉट करेंगे। तो धीरे धीरे करके, ये कोई एक छोटी सी प्रक्रिया नहीं, एक दिन में आपने बहिष्कार कर दिया और बहिष्कार हो गया। ये एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है और ये साल, 2 साल, 3 साल चलने के बाद जैसे जैसे जिन चीज़ों को हम रोकते जाएंगे, उन चीज़ों का उत्पादन बढ़ता जाएगा, हमारा रोजगार बढ़ता जाएगा, तो उससे साथ सारी चीज़ें, प्रक्रिया आगे को बढ़ती चली जाएगी। तो आपको मैंने स्पष्ट किया। आजकल एक मैंने ट्रेंड देखा कि मैं देख रहा था इंडिया टुडे जो हिंदी का एडिशन, उसके संपादक हैं श्री अंशुमान तिवारी जी। उनका एक लंबा सा मैं यूट्यूब पे देख रहा था, लल्लन टॉप में उनका एक साक्षात्कार कहे, उनका एक वो आ रहा था, संपादकीय, इसको लेख तो नहीं कह सकते हैं, उनका एक एपिसोड था। तो उनका कहना था कि भाई क्या रोकोगे आप, भारत की तमाम कंपनियों में चीनी इन्वेस्टमेंट है, पेटीएम में इन्वेस्टमेंट है, ओला में है, जोमेटो में है, HDFC में है, फलाना में है, धमाका में है, मतलब उन्होंने कुल मिला के 40-50 कंपनियों का सीमा बता दी। अभी भारत ने ये कोरोना के समय में आके FDI, भारत के जो सीमा जिन देशों से लगती है उनके FDI को कहा है कि भाई आप ये देश, भारत में कुछ भी जो FDI करेंगे, कोरोना के मंदी के कारण लोग चाह रहे हैं, वो लोग क्या चाह रहे हैं, कोई पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका तो यहाँ इन्वेस्ट करने आएगा नहीं, सीधी सी बात है कि चीनी इन्वेस्ट करने आएगा। तो भारत सरकार ने एक नियम लाया है कि आप FDI करने से हमारे जो सीमावर्ती देश हैं वो भारत से अनुमति लेके, जिसमें भारत अनुमति देगी उसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ एक अंतर समझिए, पहले चरण में हम चीन में बनी वस्तुओं का बहिष्कार करें। जो चीन की कंपनियां भारत में उत्पादन कर रही हैं उनका हम बहिष्कार ना करें, क्योंकि उन कंपनियों में कई लोगों को रोजगार मिल रहा है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनको रोजगार मिल रहा है और भारत के विकास में उनका सहयोग, उनके इनकम का सपोर्ट भारत के डेवलपमेंट में मिल रहा है, एक चीज़। दूसरी चीज़ की इन्वेस्टमेंट को हम नहीं रोकें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हमको कराना ही है। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से ही तो हर देश की अर्थव्यवस्था ऊपर गई। तो जो कंपनियां, मान ली उन्होंने पेटीएम में किया, मान ली उन्होंने ओला में किया है, मान लो उन्होंने जोमेटो में किया है या अमेजोन में किया है, जिन भी कंपनियों में, जो भारत की तमाम कंपनियां, मैं उसमें बहुत लंबा हो जाएगा, आपको सारा बताऊंगा, तो उनमें इन्वेस्टमेंट करने से हमको नहीं रोकना है, क्योंकि FDI से तो हर देश ने, अब आप देखें कि मैं यहाँ एक दूसरी तरीका आपको ले चलता हूँ कि चीन में भी तमाम विदेशी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट किया था। चीन तो एक कम्युनिस्ट देश था, वो तो पूंजीवाद को मानता नहीं था, लेकिन फिर भी चीन ने बड़ी चालाकी से अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, एवं कि भारत तक तमाम देशों ने वहाँ इन्वेस्टमेंट किया। आज जो आप वहाँ की GDP देख रहे हैं, जो उनका विकास देख रहे हैं, वो कोई आज का नहीं है, पिछले 40 वर्ष का है। और 40 वर्षों में
चीन ने अपने को बहुत बदला, बहुत सी एफडीआई लाए वो, अमेरिकन कंपनियां बहुत वहाँ लेके आए, जापान ने बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया, ताइवान तो खैर उनका देश था लेकिन ताइवान के ने इन्वेस्टमेंट किया, और यूरोपीय तमाम देशों ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, और जैसा कि भारत की कई कंपनियाँ वहाँ गई, क्योंकि वहाँ लेबर लॉ बहुत वो है जी है, वहाँ कोई आपको हड़ताल नहीं हो सकती है, वहाँ कोई आपके काम में भू अधिग्रहण को लेके कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ लाल फीता शाही नहीं है, जैसे भारत में आप उद्योग लगाना चाहें तो आप एड़ियाँ घिस देंगे और उद्योग नहीं लगा पाएंगे, और लगाएंगे भी तो आप एक छोटे से अदना से सरकारी व्यवस्था को उसका ही पेट भरते रह जाएंगे। तो ये बहुत ही कठिन काम है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हम भी उद्योग की तरफ बढ़ रहे हैं और सरकारें प्रयास कर रही हैं। तो मैंने इन्वेस्टमेंट पे आके कहा, बात दूसरी चली गई कि इन्वेस्टमेंट जो कंपनियां कर रही हैं चाइना की हमारे देश में, उसको लेके अभी हमें चिंतित नहीं होना है, क्योंकि हमें तो एफडीआई चाहिए। अगर पेटीएम में वो एफडीआई कर रहा है, वो ओला में कर रहा है, वो जोमेटो में कर रहा है, तमाम तरह की कंपनियों में अगर कर रहा है इन्वेस्टमेंट, हमें दे रहा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक चीज़। दूसरी, हम जब बहिष्कार की बात करते हैं तो हम सारे देशों की बात कर सकते हैं, हमें आज सारे देशों से मतलब नहीं है, हमें तो आयात निर्यात करना ही है। जैसे अमेरिका को बहुत सा हम निर्यात करते हैं, उनसे आयात भी करते हैं, ऐसी दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया के साथ हम सैमसंग कंपनी के मोबाइल, उसने कितना बड़ा प्लांट लगाया, कई हज़ार लोग तो नौकरी करते हैं और कई हज़ार लोग इनडायरेक्ट में उनके साथ काम करते हैं। तो हम सैमसंग का मोबाइल का प्रयोग करें, चीन की जिन कंपनियों ने भारत में अपने प्लांट लगा लिए उनका हम प्रयोग करें। तो आप इसको समझें और धीरे धीरे हम पहले चरण में वहाँ की बनी वस्तुओं का, और ख़ास करके जितना संभव हो सके, ये नहीं कि हमने जो चीज़ विकल्प ही नहीं है, जैसे एक ऐप है स्कैनर मोबाइल में, स्कैनर का कोई मेरे ख्याल से, मुझे तो नहीं पता, लोगों को पता होगा ये, स्कैनर का विकल्प मैं ढूंढ रहा था तो मैंने सारे ऐप हटाए, तो जब मैं स्कैनर हटाने लगा तो मुझे लगा यार इसको स्कैन की तो बहुत ज़रूरत पड़ती है, मैं कैसे स्कैनर हटाऊँ। तो मैंने स्कैनर को उसके बावजूद भी हटा दिया, मैंने कहा नहीं ठीक है यार, फ़ोटो खींच लेंगे या कहीं से और स्कैन करके उसको भेज देंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़, जो गरीब है हम उसके ऊपर फोकस ना करें। कोई भी आंदोलन है, कोई भी लड़ाई है देश की, कोई भी सामाजिक या राजनीतिक आंदोलन, तो सब लोग नहीं जाते हैं। गरीब है, उसकी इनकम कम है, वो चाइना का सामान खरीदता है, उसको खरीदने दीजिए, आप उस पर मत फोकस करिए। एक मध्य वर्ग है, मध्य वर्ग से ऊपर का वर्ग है, या और जो उच्च वर्ग है, ये उन लोगों की जिम्मेदारी है राष्ट्र को लेके कि वो इसको रोकें। जब ये लोग इसको रोकेंगे तो इस वर्ग का, ये कितना वर्ग होगा, 50%, 50% के 25% भी रोक ले और 50% वस्तुओं को रोक ले धीरे धीरे, आज कल परसों होते होते साल भर में हमने 50% वस्तुओं को रोक दिया, तो 90 लाख बिलियन डॉलर, अगर हम उसको 45 लाख बिलियन डॉलर पे ले आए और 15 लाख बिलियन डॉलर हम उनको करते ही हैं। अगर उसको हम देखें, कॉम्पिटिटिव में देखें, तो इसका उल्टा है। चीन हमें अपने निर्यात का 2% जो है हमें निर्यात करता है, और हम अपने टोटल निर्यात का 8% चीन को निर्यात करते हैं। ये विडंबना है, क्योंकि हमारा निर्यात ओवरऑल दुनिया में कम, उनका बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए 2% लगता है, लेकिन 2% भी बहुत ज़्यादा है। चीन की जो अर्थव्यवस्था है आज, उसकी अर्थव्यवस्था निर्यात पर निर्भर है बहुत बुरी तरह, और भारत में अगर 2% की आप टोटल वैल्यू देखें तो वैल्यू में जाइए, 2% मत जाइए। तो मित्रों, क्या है सार, कि हमको चीन की बनी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, उन्हीं का करना है जिनका हम कर सकें आसानी से पहले चरण में। हम ये ना सोचें कि हम कैसे करेंगे, हमारी तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मजबूरी ले लीजिए, आपको ऐसा नहीं कोई हमें बिल्कुल ही बंद करना, हमने कसम खा ली है कि कसम खा के बहिष्कार करना है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो चीन की कंपनियां भारत में हैं, बना रही हैं, मेड इन इंडिया उस पर लिखा होगा, उसको आप खरीदिए, क्योंकि उससे रोजगार मिल रहा है, उससे भारत के विकास में उसका सहयोग जा रहा है। अन्य देशों की बनी कंपनियों को, जैसे दक्षिण कोरिया की है, जापान की है, या अमेरिकी कंपनी, उनका माल जो भारत में बन रहा है उसका आप भरपूर उसको प्रयोग करिए। उत्पादन हमारे देश में कर रहे हैं और हमें हमारे देश में रोजगार दे रहे हैं, राजस्व दे रहे हैं, हर तरह से हमें सहयोग कर रहे हैं। दूसरी, जो लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप उसमें मत जाइए। इन्वेस्टमेंट तो चाइना ने भी किया था, उसी इन्वेस्टमेंट के कारण चाइना आज यहां पहुंचा, तो इन्वेस्टमेंट से मत डरिए। इन्वेस्टमेंट के चरण में सरकार ने कदम उठा लिया है, हम उधर भी देखें, लेकिन हम चरणबद्ध तरीके से, नागरिक यहां कर सकता है, सरकार वहां कर सकती है। इन्वेस्टमेंट में कई तरीके की चीजें वो रोक सकती है, निर्यात आयात पे तो नहीं रोक सकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट पे बहुत शर्तें लगा सकती है, जो लगा भी दी गई हैं। तो मित्रों, मेरा सिर्फ यही कहना था कि ये बहुत ही गंभीर विषय है,
और सेना जिस तरह एक अभी लद्दाख के बहुत बड़े शिक्षाविद और समाज सुधारक सोनम वांगचुक ने एक वीडियो दिया था और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने बताया था, क्योंकि वो हमारे देश के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आप उनको सेलिब्रिटी कह सकते हैं। उनके पूरे चरित्र पे एक सिनेमा फिल्म बनी थी, आमिर खान ने बनाई थी, 3 इडियट। उसमें दिखाया था किस तरह से एक व्यक्ति जो है नेचुरल इंजीनियर है वो, और वो किताबी पढ़ाई पर न जाके उन्होंने लद्दाख में बहुत काम किया है। तो उन्होंने कहा कि हम बुलेट से तो चीन को लड़ना बहुत कठिन है, हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, सीमाओं पे बहुत परेशान कर रखा है चीन ने हमको, लेकिन हम खुद तो लड़ने जा नहीं सकते, तो कम से कम इतना तो करें कि अपने बैलेट से, अपने पर्स से, अपने बैलेट पर्स को कहते हैं, पर्स से अपने उनको रोकने की कोशिश करें, उनको राजस्व तो ना दें हम। तो मित्रों, देशभक्ति भी है, अर्थव्यवस्था भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। अगर हम देश को समृद्ध बनाना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, लोगों को रोजगार देना चाहते हैं और देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन जैसी सुविधाओं, संचार जैसी सुविधाओं को बढ़ाना चाहते हैं, विश्व स्तरीय करना चाहते हैं, तो हमें अपने देश में बने उत्पादों का ही प्रयोग करना चाहिए। जो लोग इस पे हास्य व्यंग करते हैं उस पर ध्यान न दें। मैं इतिहास का छात्र रहा हूँ, मैंने देखा है कि जब भारत की आज़ादी लड़ी जाती थी, मुट्ठी भर लोग लड़ते थे, मुट्ठी भर क्रांतिकारी थे, मुट्ठी भर गांधी जी के साथ थे। तो वो लोग जब लड़ते थे, तमाम देश में तमाम तरह के लोग थे जो उनकी खिल्लियाँ उड़ाते थे, मजाक, अरे कैसे देश आज़ाद करा लोगे भाई, हैं अंग्रेजी सेना जिसका सूरज नहीं डूबता, न उसके उदय का पता है, इतनी सीमाएं हैं कि अंग्रेजों का सूरज किस देश में उदय होता, कहाँ अस्त होता है। इतना बड़ा साम्राज्य ब्रिटेन का, आप उससे लड़ने चले हैं, और क्या बुराई क्या है, वो अच्छा खासा अंग्रेजों का शासन चल रहा है, तो वो उनके समर्थक थे और इनको आलोचना व्यंग। उसी तरह की कुछ एक समाज में, हमारे भारतीय समाज में है ये बात, और कि लोग अच्छी चीज़ों को भी प्रोत्साहित करने की जगह उसे जो है निरुत्साहित करते हैं, उसकी खिल्लियाँ उड़ाते हैं, उसकी मजाक उड़ाते हैं। तो दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है, आपसे विनती है उन सभी मित्रों से जो लोग इसको हल्के में लेते हैं, हास्य व्यंग करते हैं, ना करें। खुद भी चीन में बनी वस्तुओं का बहिष्कार करें, लोगों को प्रेरित करें, इस विषय को समझें। बहुत ही गंभीर विषय है जो राष्ट्र के विकास से जुड़ा हुआ है, चीनी वस्तुओं का बहिष्कार। धन्यवाद दोस्तों, लंबा वीडियो बन गया, मैं ध्यान नहीं दे पाया, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा।